एस्पिरेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज है अपनी यूपीएससी सीरीज 2027 का पार्ट 9। देखो महीने भर में ही अपने लगभग 10 लेक्चर आ जाएंगे। ये सीरीज क्यों इतनी अच्छे से अपन ला रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है यूपीएससी के लिए। 2026 में ही अपनी जो यूपीएससी सीरीज 2026 थी वो सिर्फ करंट सीरीज थी, उसमें से ही 10 सवाल आए थे। ठीक है, तो अपनी 2027 की सीरीज करंट प्लस स्टैटिक रहने वाली है। तो इसमें अपना टारगेट है 35 प्लस सवाल आए, हर कीमत पर आए अपनी सीरीज से। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप अच्छे से देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, रिवाइज करते रहें, इस सीरीज के लेक्चर्स में से नोट्स बनाते रहें। चलिए आज अपन शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक बार ये इमेज देखिए आप लोग, कितनी सुंदर लग रही है ना झील। ये वेटलैंड कितनी सुंदर लग रही है ना, कि पिंक पिंक फ्लावर्स हैं इस पे। कितने अच्छी लग रही है, ये फोटो लेने का मन कर रहा है इसकी, तो इसके साथ फोटो लेने का मन कर रहा है। तो देखो जो इसकी खूबसूरती है ना, यही इसके विनाश का कारण बन चुका है। ये जो पिंक पिंक फ्लावर्स हैं इनका नाम है कुकुम्बा फुरकुटा। ये एक तरह की इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है। सेंट्रल साउथ अमेरिका वाले रीजन से यहाँ लाई गई थी केरला में। ये केरला की फोटो है, केरला की कोले वेटलैंड है, ये उसकी फोटो है। तो सेंट्रल और साउथ अमेरिका से ये कोकुम्बा फुरकुटा नाम का एक्वेरियम प्लांट लाया गया था केरला में, क्योंकि ये सुंदर लगता है बहुत। पर ये धीरे धीरे इस कोले वेटलैंड में फैलता गया और बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए इसको बोला जाता है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। वहां पे काफी सारे इश्यूज होने लग गए इसको लेके, वहां की लोकल हैबिटेट खराब होने लग गई, इकोसिस्टम ही डिस्ट्रॉय होने लग गया। तो काफी ज्यादा न्यूज में भी चल रहा है ये, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। Kobamba Furkuta. The Kole wetlands in Kerala, an internationally important Ramsar site known for its highly biodiversity, are facing a new threat from an invasive alien species. Plant है ये, invasive alien plant species called Kobamba furcuta, also known as pink bloom. देखो कोबम्बा फुरकुटा को पिंक ब्लूम भी कहा जाता है, ये बात भी आपको रखनी है याद। This species originating from Central and South America has been introduced to Kerala as an aquarium plant and has now become a menace to the Kole fields, alongside existing threats like water, hyacinth, and Salvina molesta. Cobamba furcata, characterized by its massive pink flowering, while its vibrant pink appearance may seem picturesque, it poses a significant threat to the biodiversity and agricultural productivity of the region. देखो क्या क्या याद रखना है इससे। कबोम्बा फुरकुटा, इसको पिंक ब्लूम भी कहा जाता है। ये कहां से बिलोंग करती है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका से बिलोंग करती है। ये क्या है, ये इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीशीज है। ठीक है, ये लोकल इकोसिस्टम को तबाह कर रही है। कहाँ के, कोले वेटलैंड पड़ता है सेंट्रल केरला में। ठीक है, इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं। इसको इंट्रोड्यूस तो करा गया था एज अ एक्वेरियम प्लांट के रूप में, कि फोटो वोटो लेने में सुंदर लगती है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है वाटर हाइसिंथ और सेल्विनिया मोलेस्टा, ये भी एक टाइप की इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीशीज है। ये भी वाटर वाली हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। देखो दो नाम अपने को मिले हैं, दो इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीशीज के नाम भी अपने को इस स्लाइड से मिले हैं, तो वो भी अपने को याद रखने हैं। इस स्लाइड से यूपीएससी पूछ सकता है कोबोम्बा फुरकुटा क्या है, कहां से आई है। इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीशीज है ना, तो ये इन्वेजिव हुई है हमारे इकोसिस्टम में। तो कहाँ की है ये, ओरिजिनली सेंट्रल और साउथ अमेरिका की है। कोबम्बा फुरकोटा इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीशीज है, ये बात याद रखनी है। लोकल नेम इसका पिंक ब्लूम है। ये कहाँ फैली है, केरला में। केरला के कहाँ, कोले वेटलैंड में। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी तो ऐसे ही सवाल पूछता है। कोबम्बा फुरकोटा रिसेंटली सीन इन न्यूज, इस यही सवाल है कि ये है क्या। सिंपल सा सवाल होता है, आपको पता होगा तो आप आराम से कर लोगे, आपका प्रीलिम्स ऐसे ही क्लियर होता है। ठीक है, ये कोले वेटलैंड के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। कोले वेटलैंड केरला में है, ये एक रामसर साइट भी है। ठीक है, कोले वेटलैंड एक रामसर साइट है और बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन है, बर्ड लाइफ भी बहुत है, पैडी कल्टीवेशन भी बहुत होता है। ये सेंट्रल केरला में ही पड़ती है, सी के बहुत पास है। ठीक है, इतना सफिशिएंट होगा कोले वेटलैंड के लिए। ये मैप देखिए एक बार आप लोग, ये परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन का मैप है। इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है। यहाँ पे तो सदाबहार ही लड़ाइयां चलती रहती हैं। अब एक बार मेरे ऊपर वाला मैप देखिए आप लोग, इसमें लेबनान और इजराइल के बीच में एक लाइन दिख रही है ना, ब्लू कलर की।
ये लेबनान और इसराइल के बीच का जो फ्रंटियर है, लेबनान इसराइल फ्रंटियर है, इसे ब्लू लाइन बोला जाता है। ब्लू लाइन को बनाया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वालों ने वर्ष 2000 में, 2000 ईयर में बनाई गई थी ब्लू लाइन। किसने बनाई थी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वालों ने बनाई थी। क्योंकि इसराइल और लेबनान में तो लड़ाइयां चलती ही रहती हैं। इसराइल ने सदर्न लेबनान के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया था, तो फिर उस कब्जे से विड्रॉल करा था इसराइल ने। तो वही डिमार्क करने के लिए कि कौन सा इलाका लेबनान का है, कौन सा इलाका इसराइल का है, तो डिमार्केशन की जो लाइन बनी है उस लाइन को ब्लू लाइन बोला जाता है। ब्लू लाइन पे जो फोर्सेस वगैरह हैं वो भी यूएन की फोर्सेस ही रहती हैं, ठीक है। और ब्लू लाइन को आप देखो, ये आपको लिखा है ना कि ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स। ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स क्यों लिखा है? क्योंकि गोलन हाइट्स पहले सीरिया का हिस्सा हुआ करता था, उसको इसराइल ने कब्जा कर लिया था बहुत पहले एक वॉर में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उस वॉर का क्या नाम था जिसमें इसराइल ने गोलन हाइट्स कैप्चर करा था। तो ये गोलन हाइट्स तो पहले सीरिया का पार्ट था, पर अब इसराइल ने कैप्चर कर लिया। तो जो हिस्सा गोलन हाइट्स का लेबनान से शेयर होता है, टच होता है, उस डिमार्केशन लाइन को भी ब्लू लाइन ही बोला जाता है, क्योंकि गोलन हाइट्स को अब इसराइल ही कंट्रोल करता है इसलिए। अब ब्लू लाइन के आसपास बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड लोकेशंस हैं जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जैसे शेबा फार्म्स हैं, कफर चौबा हिल्स है और गाजर विलेज है। इन पे सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। चलिए डिटेल में देखते हैं ब्लू लाइन के बारे में। ब्लू लाइन, लेबनान इजरायली फ्रंटियर, एन अनआइडेंटिफाइड विड्रॉल लाइन 2000 ईयर में हुई थी, created to verify Israel's withdrawal from southern Lebanon, not an international boundary। देखो एक बात आपको याद रखनी है, ब्लू लाइन कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ये सिर्फ विड्रॉल के लिए बनी हुई एक फ्रंटियर है। जैसे एलओसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है ना, तो ये एक तरीके से उन लोगों का एलओसी समझ लो आप लेमैन टर्म्स में, पर इसको बोला जाता है लेबनान इजरायली फ्रंटियर, ये बात याद रखना। लीगल स्टेटस क्या है इसका? अ टेक्निकल एंड टेम्पररी डिमार्केशन used solely to monitor compliance with UNSC resolutions। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के बाद ये बनी थी। ये टेम्पररी डिमार्केशन, ये जैसे एलओसी और एलएसी भी जो टेम्पररी डिमार्केशन है ना, पर सदियों से चलती आ रही है, तो ये भी एक तरीके से वही है। Geographical extent stretches for about 120 km from the Mediterranean coast near Naqoura to the Tri-Junction area near Sheba Farms and Golan Heights। देखो पूरी मेडिटेरियन सी से लेके जहां तक इसराइल और ये सीरिया और इनका लेबनान का ट्राई जंक्शन होता है ना, वहां तक चलती है ये लाइन। बहुत ज्यादा जरूरी है यूपीएससी के लिए ये टॉपिक, ठीक है, अच्छे से समझना है आपको। ये इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है ब्लू लाइन, ठीक है, यूएनएससी के रिजोल्यूशन से बनी है ये। इसराइल के विड्रॉल को डिमार्क करने के लिए लेबनान इजरायली फ्रंटियर है ये। सुपरवाइज्ड बाय यूएनआईएफआईएल इन कोऑर्डिनेशन विद लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस। देखो यहाँ पे जो ब्लू लाइन है इसको सुपरवाइज कौन करता है कि ये जो यूएनएससी का रेजोल्यूशन है इसको आज भी माना जा रहा है या नहीं? यूएन की फोर्सेस ही करती हैं। इन फोर्सेस का नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। यूएन की फोर्सेस से सवाल आने लग गए हैं यूपीएससी में, आपको यूएनआईएफआईएल का नाम याद रखना है। द मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन इन द वर्ल्ड में तैनात है ये यूएनआईएफआईएल, आपको याद रखना है। इनकी मदद करती है लेबनीज आर्म फोर्सेस, ठीक है। डिस्प्यूटेड जोन्स काफी सारे आते हैं यहाँ पे जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और यूपीएससी के लिए जरूरी है, जैसे शेबा फार्म्स, गाजर विलेज, कफर चौबा हिल्स, ठीक है। तो एक बार शेबा फार्म्स के बारे में भी देख लेते हैं। शेबा फार्म्स सिचुएटेड एट द फुटहिल्स ऑफ माउंट हरमोन, माउंट हरमोन भी गोलन हाइट्स में ही पड़ता है। द एरिया इज लोकेटेड एट द साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ लेबनान, बॉर्डरिंग बोथ सीरिया एंड इजरायली ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स, ठीक है। फिर आता है गाजर विलेज। द विलेज इज यूनिकली स्प्लिट with the southern part under Israeli control and the northern part extended into Lebanon. It is situated along the Blue Line, the United Nations demarcated boundary between Israel and Lebanon। देखो गाजर विलेज तो ब्लू लाइन पे ही पड़ता है, ये दोनों देशों में पड़ता है। नॉर्दर्न पार्ट इसका लेबनान में पड़ता है, सदर्न पार्ट इसका इसराइल में पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बीच से कटा हुआ विलेज है, ये इसराइल में भी है, ये लेबनान में भी है, ठीक है। फिर आते हैं कफर चौबा हिल्स। द कफर चौबा हिल्स आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन लेबनान एंड द इजरायली ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स। दे आर ऑफन रेफर्ड टू इन
रिपोर्ट एज पार्ट ऑफ अ डिस्प्यूटेड एरिया। ये भी एक कफर चौबा हिल्स भी वहीं पर है, ठीक है, लेबनान और गोलन हाइट्स के बीच में पड़ते हैं। गोलन हाइट्स पे इसराइल का कब्जा है। तो आपको ये तीन लोकेशंस अच्छे से याद रखनी है, शेबा फार्म्स, गजर विलेज, कफर चौबा हिल्स, ठीक है, जरूरी है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ का मैप एक एक बारीकी आपको दिमाग में होनी चाहिए, तब जाकर आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है। ब्लू लाइन क्या है, पहला सवाल तो यही है। ब्लू लाइन किसके रेजोल्यूशन से बनी थी, यूएनएससी के, कौन से साल में बनी थी, कौन सुपरवाइज करता है ब्लू लाइन को, जो यूएनआई एफआईएल करती है उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। फिर ब्लू लाइन पे ये तीन लोकेशंस आपको याद रखनी है, शेबा फार्म्स, गाजर विलेज और कफर चौबा हिल्स, ठीक है। फिर ब्लू लाइंस किसको डिमार्क करती है वो सब भी आपको याद रखना है। मल्टीपल सवाल बन सकते हैं ब्लू लाइन से, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, और यूपीएससी तो अनेकों बार सवाल बनाया है इस रीजन से। तो इस रीजन की मैपिंग तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। देखो पिछले कुछ समय में ना मणिपुर में बहुत ज्यादा एथनिक वायलेंस हुआ है। उस वायलेंस में बहुत सारे लोगों के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हुए हैं, काफी नुकसान पहुंचा है लोगों को। तो उसी में सरकार का जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, लोगों को कंपेंसेशन दिया जा रहा है, रिहेबिलिटेट करा जा रहा है जिनके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, उसी को मॉनिटर करने के लिए एक कमिटी बनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एक कमिटी बनी है जिसका नाम है जस्टिस गीता मित्तल कमिटी। ये हाई कोर्ट की 3 फीमेल रिटायर्ड जजेस की कमिटी है, जस्टिस गीता मित्तल कमिटी। तो इनका काम क्या है, ये मॉनिटर करेंगे कि जो एथनिक वायलेंस के जो विक्टिम्स हैं उनका रिहेबिलिटेशन हो रहा है, उन्हें कंपेंसेशन दिया जा रहा है, उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है, उनको न्याय मिल रहा है, उनको वापस उनके जीवन को पटरी पे लाया जा रहा है। तो ये सब मॉनिटर करने का काम करेगी जस्टिस गीता मित्तल कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर ही कमेटी बनी थी। जुलाई 2025 तक इसको काम करना था, पर अच्छे से इसके फोकस करने के लिए इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है। देखो 1 साल पहले तो खत्म हो रहा था इस कमेटी का टाइम पीरियड, इसको एक्सटेंड करा गया है। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, तो एग्जाम में भी आ सकती है। इसलिए आइए डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। Justice Geeta Mittal Committee, constituted by Supreme Court in August 2023 following severe ethnic clashes in Manipur involving Meitei and Kuki Committee. Composition: all-women committee of 3 retired High Court judges. Mandate: to monitor relief, rehabilitation, compensation and humanitarian measures for victims of the ethnic violence in Manipur that erupted in May 2023. Report: it reports periodically to Supreme Court and its initial tenure has been completed in July 2025 but it continues to work. देखो ये जो जस्टिस गीता मित्तल कमेटी है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर बनी है, ये बात आपको याद रखनी है। ये क्यों बनी है, मणिपुर वायलेंस को मॉनिटर करने के लिए, उसका जो रिहेबिलिटेशन हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स लिए जा रहे हैं लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए, कंपेंसेशन देने के लिए, इसलिए ये अगस्त 2023 में बनी थी और ये 2025 जुलाई तक इनका टेन्योर था, पर टेन्योर को बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये न्यूज में ज्यादा है, ठीक है। जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अभी अपन जून 2026 में ही चल रहे हैं, तो जुलाई में इसका अगर वापस बढ़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या है, ये 3 रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस की ऑल वुमेन कमिटी है, क्योंकि देखो वुमेन के साथ बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था मणिपुर में, तो इसके कंपोजिशन में सारी वुमेन ही रखी गई हैं। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है इस कमेटी का नाम क्या है, ये किस लिए बनी थी, किसके आदेश पे बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, और इसका मैंडेट क्या है और इसका टेन्योर एक्सटेंड हुआ है, इतना आपको याद रखना है। कंपोजिशन पे ज्यादा सवाल बन सकते हैं। तो देखो ऐसे कमिटीज के ऊपर सवाल आते रहते हैं प्रीलिम्स में, तो आप लोगों को रखना है याद, ठीक है। एक बार ये फोटो देखिए, ये एक रिजर्वायर की फोटो है। देखो देश में रिजर्वायर तो बहुत सारे हैं, पर इस रिजर्वायर की इंपॉर्टेंस ये है कि ये मेघालय में पड़ता है। मेघालय में 3 टाइप के हिल्स है ना, 3 कैटेगरी ऑफ हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये खासी हिल्स में पड़ता है रिजर्वायर। माउरा मल्टीपर्पस रिजर्वायर नाम है इसका। खासी हिल्स के भी ईस्ट खासी हिल्स में पड़ता है ये। देखो मेघालय में बारिश बहुत होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है मेघालय में, पर उसमें ना रिजर्वायर्स बहुत कम है, क्योंकि पहाड़ी है, काफी सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, तो पानी बहता बहता बड़ी नदियों में चला जाता है मेघालय से बाहर। मेघालय का पानी मेघालय में ही नहीं रह पाता। अब देखो छोटी छोटी जलधाराओं पे तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह बन नहीं सकते, पानी कलेक्ट कर रहेगा तभी तो डैम में यूज कर पाएंगे उस पानी को।
तो उसके लिए इन्होंने बनाया है ये मौरा मल्टीपर्पस रिजर्वायर। सरकार ने ही बनाया है इसको। इसके काफी सारे फायदे हैं। एक तो पानी की स्केर्सिटी नहीं रहेगी, स्प्रिंग्स में पानी रहेगा, बिजली बिजली भी बनेगी, टूरिज्म भी इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ मेघालय में ना काफी सारी माइनिंग भी होती है, इलीगल माइनिंग होती है, छोटे लेवल पे माइनिंग होती है, जिससे सॉइल वगैरह भी खराब हो रही है मेघालय की। तो उसको भी फायदा होगा, पानी जमा रहेगा तो काफी ज्यादा एग्रीकल्चर में भी यूज हो पाएगा। तो ये है मौरा मल्टीपर्पस रिजर्वायर। ये पड़ता है मेघालय में। मेघालय में 3 टाइप्स के हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया। ये पड़ता है ईस्ट खासी हिल्स में। ठीक है, आगे देखते हैं डिटेल में। मौरा मल्टीपर्पस रिजर्वायर, इट इज सिचुएटेड इन मेघालय ईस्ट खासी हिल्स। The project serves as a model for integrated water resource management and community driven environmental conservation efforts। ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट के? कंजर्विंग रेन वाटर, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, रिजनरेटिंग स्प्रिंग्स, रिस्टोरिंग द कैचमेंट एरिया, रिहैबिलिटिंग माइन स्पॉइल्ड लैंड। देखो, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड सवाल बनते हैं। मेघालय में वैसे ही ये रिजर्वायर्स बहुत कम है या ना के बराबर है। एक उमरई लेक करके एक है, उमयंग लेक करके है, उसके अलावा एक यही बड़ा रिजर्वायर है, तो याद रखना चाहिए आपको। इसका नाम है मौरा मल्टीपर्पस रिजर्वायर। ये मेघालय में है, ईस्ट खासी हिल्स में। बाकी इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग में देख लेना, मेंस वगैरह में बहुत ज्यादा काम आएगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या इशू है पानी से रिलेटेड। खूब पानी है मेघालय में, पर ऐसे रिजर्वायर्स नहीं है। छोटी छोटी स्ट्रीम्स पे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन नहीं सकते, इसलिए मेघालय का पानी मेघालय में ही रहे। ये सब फायदे हैं मौरा मल्टीपर्पस रिजर्वायर के, ये बात आप याद रखिएगा। देखो, ये मैप है ईरान का। ईरान की मैपिंग से रिलेटेड तो एक सवाल आया ही था इस बार प्रीलिम्स में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड। तो अपने को ईरान की बॉर्डर्स भी एक बार अच्छे से देख लेनी चाहिए कि ईरान किन किन देशों से लैंड बॉर्डर शेयर करता है और किन देशों से मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। देखो, ईरान लैंड बॉर्डर शेयर करता है 7 कंट्रीज से। कितने देशों से लैंड बॉर्डर शेयर करता है ईरान? 7 कंट्रीज से। वो है इराक, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये है 7 कंट्रीज जिनसे लैंड बॉर्डर शेयर करता है ईरान। एक बात ध्यान रखना, ईरान कुवैत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। मैप में अगर ऊपर से देखे तो लगता है कि कुवैत के साथ करता होगा, पर कुवैत के साथ नहीं करता। बीच में एक छोटा सा कॉरिडोर आ जाता है इराक का। अब ईरान के नॉर्थ में पड़ता है कैस्पियन सी और साउथ में पड़ता है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ देती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैरिटाइम बाउंड्री शेयर करता है ईरान कुवैत के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, बहरीन के साथ, कतर के साथ, यूएई के साथ और ओमान के साथ। ईरान 7 कंट्रीज से लैंड बॉर्डर शेयर करता है और 6 कंट्रीज से मैरिटाइम बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, ईरान के वेस्ट में आता है इराक, ईरान के नॉर्थ वेस्ट में आता है टर्की, नॉर्थ में आता है अर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ईस्ट में आता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो ये मैपिंग रखनी है आपको याद कि ईरान की लोकेशन कहाँ है। ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन सी आता है, साउथ में पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान पड़ता है। और मैरिटाइम बाउंड्री शेयर होती है ईरान की कुवैत के साथ, बहरीन के साथ, कतर के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ और ओमान के साथ। देखो, ईरान की मैपिंग तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे डिटेल में देखते हैं। Iran shares international land borders with 7 sovereign countries and maritime borders with 6 nations across the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Its highly strategic location connects the Middle East, Central Asia and South Asia. इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और तेल भी है और न्यूक्लियर से रिलेटेड भी कुछ काम कर रहा है, हमला होना तो लाजमी है। लैंड बॉर्डर्स, ईरान शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर बाउंड्रीज विद द फॉलोइंग 7 कंट्रीज। वेस्ट में पड़ता है इराक और टर्की, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है अर्मेनिया और अजरबैजान, नॉर्थ ईस्ट में तुर्कमेनिस्तान, ईस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है ईरान। इराक, टर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ईरान कुवैत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता, ये बात रखनी है आप लोगों को याद। मैरिटाइम बाउंड्रीज, in addition to its land boundaries, Iran commands over 2400 kilometers of southern coastline,
शेयरिंग मैरिटाइम बाउंड्रीज विद 6 कंट्रीज। वो 6 देश हैं जिनके साथ ईरान मैरिटाइम बॉर्डर शेयर करता है, वो है कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। ईरान की मैपिंग रट लो, सपने में भी पूछे तो सही बतानी है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ईरान अभी। थैंक यू। कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आप लोग।